नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, मरवाही उपचुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है और ये हंगामा बीजेपी और जोगी कांग्रेस की पार्टी कर रही है। बड़ी खबर, बीजेपी के प्रतिनिधि भी जोगी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और दोनों ने कलेक्टर को हटाने की मांग की है। कलेक्टर पर कांग्रेस का पक्ष लेने का आरोप लगाया जा रहा है और बात यह भी सामने आ रही है कि 2 ट्रक साड़ी पकड़ी गई है और उसके बावजूद कलेक्टर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, आचार संहिता लागू हो चुकी है। 3 नवंबर को मरवाही में उपचुनाव है, जिसको लेकर अब राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। अमित जोगी की पार्टी ने हंगामा किया, बीजेपी के प्रतिनिधि भी हंगामा करने पहुंचे हुए हैं और दोनों ने कलेक्टर को हटाने की मांग की है। कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए गए। कलेक्टर पर कांग्रेस का पक्ष लेने का आरोप लगाया जा रहा है और 2 ट्रक साड़ी पकड़े जाने पर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा कह रहे हैं दोनों पार्टियां। और डीएम पर यानी कलेक्टर पर कांग्रेस का पक्ष लेने का आरोप लगाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब जोगी कांग्रेस की पार्टी और बीजेपी साथ साथ ये गंभीर आरोप कलेक्टर पर लगाए जा रहे हैं दोनों की तरफ से कि भाई कांग्रेस ने अब कलेक्टर ने कांग्रेस का साथ देना शुरू कर दिया है। और जो ये ट्रक में साड़ी पकड़ी गई है, अवधेश जरा इसको साफ करिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद है राज्य निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग के दफ्तर में मौजूद है और यहीं पे अभी सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक ठीक अभी कुछ देर पहले खड़ी हुई, हमसे खत्म हुई। हमसे बातचीत करने के लिए अमित जोगी, जो जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो मौजूद है। आपने कुछ अहम मुद्दे उठाए, अहम बातें कही, क्या कुछ बात कही, क्या कुछ गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए गए? हमारे देश की जो पूरी चुनाव प्रणाली है, एक व्यक्ति पर आकर रुक जाती है, जो जिला का निर्वाचन अधिकारी होता है। वर्तमान में जिलाधीश गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। वो जिलाधीश के रूप में नहीं बल्कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आचार संहिता लग जाने के बाद भी जब 90,000 साड़ियों से भरा हुआ 2 ट्रक कांग्रेस कार्यालय से जब्त किया जाता है, तो खुद बैठकर जब्तीनामा बनाते हैं अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। आचार संहिता लग जाती है, मंत्री आते हैं और उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लोकार्पण करते हुए, बर्तन बांटते हुए। ये प्रमोटी अधिकारी है। रिटायरमेंट के इनके 1-2 साल बचे हैं। डील हुई है कि तुम यहां अमित जोगी साहब से पूछिए, अमित जोगी साहब से पूछिए, ये जो आरोप है वो कह रहे हैं वो जिलाधीश के तौर पर नहीं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या सबूत है? इन आरोपों का आधार क्या है? ऐसे में मैंने मांग करी कि जो डायरेक्ट आईएएस अधिकारी है उसी को वहां पर निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदस्थ किया जाए। उसके ऊपर अनुच्छेद 311 का संरक्षण है, राष्ट्रपति का संरक्षण है, वो निडर होकर काम कर सकता है। तो ऐसे में लेकिन कैसे आप जो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप है कि 2 ट्रक साड़ियां पकड़ी गई, जब्तीनामा अज्ञात लोगों के खिलाफ बनाया गया, ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव और निष्पक्षता दोनों तराजू के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक ये व्यक्ति वहां पर निर्वाचन अधिकारी है, वहां निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकता है। और आज जब मैं ये सब बातें कर रहा था तो उनके बचाव में जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे चुनाव आयोग में, वो कूद गए। इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत एक अधिकारी के प्रति, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों कांग्रेस पार्टी चाहती है कि डोमन सिंह ही वहां पर निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता रहे? बीजेपी भी आपके सुर में ला रही थी। ये बीजेपी या कांग्रेस या कोई अन्य दल के विषय की बात नहीं है। सीधे सीधे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्या कुछ उम्मीद है? आप लोगों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी बातें रखी हैं, क्या सुनवाई होगी? और अगर समय रहते सुनवाई नहीं होगा, तब आप लोग क्या करेंगे? अवधेश, वक्त कम है, माफी चाहूंगा। तो कुल मिलाकर चुनाव की निष्पक्षता पर अमित जोगी ने सवाल खड़े कर दिए और ये भी गंभीर आरोप लगा दिया कि जो जिला कलेक्टर हैं वो जिलाधीश नहीं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कोरोना संकट की, जिसके बीच 10 अक्टूबर को सबसे बड़ी
वर्चुअल किसान सभा आयोजित होने जा रही है। इस सभा को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30,000 से ज्यादा किसानों को राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। वर्चुअल रैली के लिए छत्तीसगढ़ के 307 ब्लॉक के किसानों को जोड़ा जाएगा। हर ब्लॉक में 100 किसानों को इस वर्चुअल रैली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रायपुर के राजीव भवन से सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी किसानों को संबोधित करेंगे। इसी सिलसिले में आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल विधायकों की बैठक लेने जा रहे हैं शाम को, जिसमें विधायकों को कृषि कानून के विरोध में किए जा रहे आंदोलन को लेकर बागडोर सौंपी जाएगी। कांग्रेस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाने जा रही है। कांग्रेस जगह जगह आंदोलन की भी रणनीति बना रही है। कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर किसानों से मिलने की रणनीति पर भी कांग्रेस काम करेगी। पार्टी का मानना है कि कानून वापस ना हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कम से कम माहौल बन जाए। तो कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का विरोध थम नहीं रहा। यही वजह है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन किसान मजदूर दिवस के रूप में कांग्रेस मनाएगी। कांग्रेस जगह जगह आंदोलन की रणनीति बना रही है। कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर किसानों से मिलने की रणनीति पर भी कांग्रेस काम करेगी। कांग्रेस का मानना है कि कानून वापस ना हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाए, यही उसकी सफलता है। इसी मुद्दे को लेकर आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों की वर्चुअल बैठक लेंगे। विधायकों पर आंदोलन की बागडोर सौंपी जा रही है। कांग्रेस कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माहौल बनाने की रणनीति बना रही है। संसदीय सचिव और विकास उपाध्याय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो कानून है, इसको लेकर किस तरह से? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार से बहुमत की दादागिरी करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि के जो 3 बिल पास किए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। किसान खुद आंदोलन कर रहे हैं। सड़क पर किसान, जो कि खेतों में काम करने वाले किसान, अब सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से इसको लेकर आंदोलन कर रही है। एक तरफ जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, उन प्रदेशों में किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा है, उनको बोनस, समर्थन मूल्य देने का काम उन राज्यों की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के इशारों पर कृषि के क्षेत्र में भी उनको उतारने के लिए इस प्रकार के अधिनियम और बिल बना रही है, जिसमें मंडी सिस्टम खत्म होगा। एमएसपी जो मार्केट सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो उनको नहीं मिलेगा। समर्थन मूल्य की बात है, वो उसमें उनको दिक्कत होगी। किसान कहीं ना कहीं परेशान होगा। ये अगर हम की पुरजोर कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता इस वक्त रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ चुकी हैं। ममता, एक लाइन ये भी इसमें आ रही है, कांग्रेस की तरफ से बात ये भी कही जा रही है कि भले ही ये कानून वापस ना हो, लेकिन कम से कम बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाए। ये क्या सियासत है? देखिए, जो नया कानून बना है, कृषि सुधार कानून, उसको लेकर कांग्रेस लगातार सड़क पर उतर रही है और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ है और इससे मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और साथ ही समर्थन मूल्य में जो सिस्टम है वो भी एक तरह से खत्म हो जाएगा और व्यापारियों की मनमानी होगी। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कई ये जो नेता हैं वो मानते हैं कि अब कानून वापसी तो संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम से कम कांग्रेस जो है वो सड़क पर उतरेगी और उनका कहना है कि इसके जरिए जो है एक तरह से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से बीजेपी जो है वो किसानों के साथ में, उनके अधिकारों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर को किसान सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 307 ब्लॉकों से करीबन 30,000 किसानों को ये जोड़ा जाएगा और वर्चुअल तरीके से जोड़ा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी है वो इस वर्चुअल सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी जो है वो किसानों को संबोधित करेंगे और इसके जरिए ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि किसानों के घर घर तक किस तरह से कार्यकर्ता पहुंचे और वो ये बताए कि ये कानून किस तरह से उनके खिलाफ है। कांग्रेस जो है इस कानून के खिलाफ तो लड़ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही कहीं न कहीं इस तरह की रणनीति भी है कि कानून का चाहे जो हो, वापसी हो ना हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल, आपको रोकूंगा ममता। इस वक्त खुद अपना पक्ष रखने के लिए
कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी साहब जुड़े हैं। घनश्याम साहब, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। घनश्याम जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। क्या ये किसानों को अपने पक्ष में करने की कवायद है? बिल्कुल भी नहीं। किसानों को ये बताने की कवायद है कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। जो 2014 में किसानों को कहा गया कि आय से अधिक 50% मूल्य आपको दिए जाएंगे, जो किसानों से कहा गया कि 2022 में आपकी उन्नति की जाएगी और किसानों को डबल मुनाफा होगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात की, वो सारी चीजें दरकिनार की गई। और जिस प्रकार से 3 कृषक कानून नए बिल के साथ जो लाए गए हैं, वो कहीं भी किसानों के हित पे नहीं है, जिसका हम किसानों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये सरकार आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। तीनों कृषि कानूनों पर मेरा आपसे सीधा सवाल रहेगा। कानून देखिए 3 बने हैं, कृषक उपज व्यापार, आवश्यक वस्तु कानून और कृषि सेवा करार। मैंने आपको बता दिया। अब बताइए, इन तीनों कानूनों में से आपको कहां कहां आपत्ति है? सबसे बड़ी बात, केंद्र की सरकार कहती है कि एक राष्ट्र एक बाजार, परंतु किसी भी एक दर की बात नहीं की जा रही है। जो कृषक बिल बने हैं या जो कृषक बिल लाया गया है, उसमें इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। किसान अपनी ही जगह पर खुद मजदूरी करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहता है। नहीं, सुनिए मैं आपको बता देता हूं। घनश्याम जी, देखिए, जहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभी रेट गेहूं का चल रहा है 10 रुपए, ठीक है, और आने वाले दिनों में वो रेट गिर भी जाएगा। अब कोई कंपनी आएगी, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो रेट उसी पे देगी, भले ही रेट गिर जाएगा, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसमें लाभ हो रहा है किसानों का। देखिए, मैंने आपने 3 सवाल किए, मैं 3 सवालों पर बात कर रहा हूं। एक राष्ट्र एक बाजार, दर का पता नहीं, एमएसपी का पता नहीं, इस पर कहीं भी केंद्र सरकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं आता जो बिल में दिखाई पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सबसे बड़ी बात तो आपको बता दूं, ये कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में, कृषक देश है ये, यहाँ होता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जिस प्रकार का भंडारण की क्षमता पर कोई पाबंदी नहीं लगाने का जो नया संशोधन लाया गया है, जिससे तो सीधे तौर पर मुनाफाखोरी बढ़ेगी। चलिए, बिल्कुल आप तरीके से देश में आपको काउंटर करने के लिए इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता घनश्याम जी के दाम बढ़े, इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी साहब जुड़ रहे हैं। अमित जी, कांग्रेस जो तीनों कृषि कानून है उसके खिलाफ, आपके खिलाफ, उसके खिलाफ तो है ही, आपके खिलाफ भी माहौल बना रही है और किसानों को अपने पक्ष में करने की कवायद कर रही है। देखिए, देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस का इतिहास रहा है। कोई भी विषय उठा के देखें, नागरिकता कानून हो, 370-35A हो, ट्रिपल तलाक हो, या जो भी सरकार की नीतियां रहती हैं उसका ये लोग विरोध करते हैं। विरोध करना तो विपक्ष का काम है, लेकिन तर्क संगत बात भी तो करनी चाहिए। जैसे राजू जी अभी पूछ रहे थे कि एमएसपी का उल्लेख नहीं है, कितने बार स्पष्ट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया कि एमएसपी रहेगी, कृषि मंत्री जी ने कह दिया, और रबी की फसल की तो एमएसपी हमने इस साल की पहले से ही घोषित कर दी है। तो जब एमएसपी रहेगा तब तो उसकी रेट्स हमने निकाल दी है ना। तो एमएसपी रहने वाला है, मंडी की व्यवस्था रहने वाली है। अब ये बात कर रहे थे कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा, ये फिर से एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। मजदूर कैसे बनेगा? उसकी जमीन का सौदा हो ही नहीं रहा है, जमीन की कोई खरीदी बिक्री हो ही नहीं रही है, तो फसल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। तो ये क्यों जबरदस्ती के भ्रम फैलाने का प्रयास? बिल्कुल, आपको रोकूंगा। घनश्याम जी, क्या ये किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि भाई एमएसपी खत्म नहीं होगी, एफपीएमसी जो जिसे कहीं बाजार समिति कहते हैं, कहीं मंडी बोलते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम है, मंडी खत्म नहीं होगी, आढ़ती बेरोजगार नहीं होंगे, तो आप लोग क्यों भ्रमित कर रहे हैं अन्नदाताओं को? राजू जी, मान लिया जाए कांग्रेस देश के किसानों को भ्रमित कर रही है, मान लिया जाए जी, लेकिन ये भी बता दे भारतीय जनता पार्टी जो उनके सहयोगी दल है, जो उनके सहयोगी दल में केंद्रीय मंत्री रही हैं हरसिमरत कौर, आप तो उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। देश के किसान को क्या समझाएंगे, कांग्रेस को क्या समझाएंगे? आप इसे किसानों को दिग्भ्रमित करने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आज किसान सड़कों पर है, आज किसान पटरियों पर है, क्या वो भी दिग्भ्रमित है? जिस एमएसपी की बात आप कह रहे हैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल की किसी राइटिंग में एमएसपी का उल्लेख नहीं है, साफ झूठ बोल रहे हैं।
अगर कोई बिल बना है तो एमएसपी का उल्लेख होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने पहले ही कहा, फिर से कहता हूं, इस देश में कोई नई चीज नहीं है। और योजनाओं पर विरोध की बात कर रहे हैं। आपने नोटबंदी की, कहा काला धन आएगा, आज तक पता नहीं। आपने जीएसटी लाया, कहा सब कर का एक कर होगा, 500 से अधिक उसमें नए संशोधन कर दिए गए। तो आपके जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में इतने ढोल में पोल है जिसमें देश का बंटाधारी होता हो और पूरा किसान सड़कों पर हो, और आप कहते हैं कांग्रेस दिग्भ्रमित कर रही है। अमित जी, क्या आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि किसान आपसे कितने नाराज हैं? जैसा कि राजू जी बता रहे हैं कि भाई आपकी एक मंत्री वो कैबिनेट छोड़कर चली गई, इस्तीफा दे दिया और नाता भी टूट गया आपका अकाली दल से। तो ये सब हो रहा है, तो क्या सिर्फ माहौल है या वाकई नाराजगी है ग्राउंड पर? क्योंकि आपको लगता है कि आपसे किसान नाराज है या खुश है, क्या लगता है आपको? देखिए हरसिमरत कौर तक विषय है, उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ऑन रिकॉर्ड इस बिल का समर्थन किया था और ये बताया था कि ये बिल बहुत अच्छा है। लेकिन वो पंजाब से आते हैं, पंजाब में राजनीति कुछ अलग ढंग की चल रही है, राजनीतिक कारणों से उनको इस बात को लेकर के हमसे हटना पड़ा। मैं तो कहता हूं आप बिल के प्रावधानों पे बात करते नहीं हैं, आप नोटबंदी पे चले जाते हैं, जीएसटी पे चले जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जितनी योजनाएं आपने ली है उस पर तो बात होगी भाई जी। चिमनानी जी, ये तो देख दस्तूर है, जब भी कोई मुद्दे किसी इशू पे बात होती है तो बात कहीं की कहीं चली जाती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का वक्त देने के लिए न्यूज 18 को। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस किसानों को अपने पक्ष। बड़ी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बड़ी खबर यह है कि जो हाथरस का मामला था उस पर अब सियासत जमकर हो रही है। राहुल प्रियंका हाथरस जा रहे थे, यमुना एक्सप्रेसवे पर काफिले को रोक दिया गया। प्रियंका और राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर काफिला रोका गया। जी हां, एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल तैनात है। मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे दोनों, और प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गैंगरेप के बाद पीड़िता ने, आपको याद दिला दें, दम तोड़ दिया था और उसको लेकर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब हाथरस जा रहे थे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले को रोक दिया गया। आपको यह भी याद दिला दें कि इस पूरे मामले पर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है, क्योंकि जो सांसद थे हाथरस के वो भी जा रहे थे पीड़िता से मिलने, पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके भी काफिले को इसी तरह से रोका गया था। यहां तक कि ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रोका गया राहुल और प्रियंका गांधी का काफिला, दोनों हाथरस जा रहे थे। और अब बात बीजापुर की, जहां नक्सलियों ने आज फिर 2 ग्रामीणों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। नक्सलियों ने जागला थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया। मृतकों की पहचान गोंगला गांव निवासी धनीराम कोरसा और गोपाल कुडियाम के तौर पर हुई है। धनीराम कोरसा गांव के पूर्व उप सरपंच और गोपाल कुडियाम वार्ड पंच थे। दोनों पर नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। एसपी कमल लोचन कश्यप ने वारदात की पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से। आज सुबह लगभग 6 बजे ग्राम बरदेला और गुंगला निवासी राकेश कोरसा और रंजीत कुड़ियम थाना करके मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराए कि बीती रात गुंगला में लगभग 11:30 बजे 10 से 15 अज्ञात माओवादी नक्सली धारदार हथियार, टाँगे, चाकू आदि लेकर के आकर के उसके घर को घेर करके उसके पिता गोपाल राव कुड़ियम की तेज धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दिए। इन लोग घर वाले बचाने का कोशिश किए तो उनको भी जान से मारने की धमकी दिए, जिस कारण से डर के चुपचाप छुप गए। इसी प्रकार से राकेश कोरसा ने बताया कि उसके बड़े भाई धनीराम कोरसा रात में खाना पीना खा करके अपने घर में सो रहे थे, तो लगभग 20 से 25 नक्सली आकर के पूरे उसके घर को घेर के धनीराम को कमरे से बाहर निकाल के आंगन में ताजी चाकू आदि से हमला करके उसकी भी हत्या कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। मुकेश, हम देख पा रहे हैं कि बीजापुर में जैसे जैसे नक्सलवाद खात्मे की कगार पर है, नक्सलियों की जो बौखलाहट है वो खुलकर सामने आ रही है।
निश्चित तौर पे नक्सलियों की बौखलाहट खुलकर नजर आ रही है। नक्सलियों का जो आतंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिले में। पिछले महीने की बात करें तो बीते माह माओवादियों ने करीब 15 लोगों की हत्या कर दी थी और माह के शुरुआत की पहली तारीख को ही माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। जैसी जानकारी पुलिस के माध्यम से हमें मिल रही है, पुलिस के अधिकारी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक बीती रात करीब 12 बजे के आसपास जो है 15 से 20 माओवादी जांगला थाना क्षेत्र के 2 गांवों में आए थे, बरदेला और पोंगला। यहाँ पे जो है गोपाल कुड़ियम और धनीराम कोरसा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बरदेला गांव पड़ता है ये नेशनल हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ है और जांगला थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नेशनल हाईवे पे जो है पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। माओवादी जो है आधी रात को आते हैं और लोगों को उनके घर से निकालकर उनकी हत्या कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है उस पर भी सवाल खड़ा होता है। लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देके माओवादी जिले में, इलाके में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लोगों में डर का माहौल, भय का माहौल साफ देखने को मिल रहा है। मैं समझना चाहता हूं मुकेश, आपने कहा कि माहौल नहीं बन पा रहा है, पुलिस सहयोग नहीं कर पा रही, जबकि जो ग्रामीण हैं वो पुलिस के लिए मुखबिरी करने को तैयार हैं, उसके बावजूद पुलिस ग्रामीणों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। जी देखिए कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि जब भी पुलिस या जो कार्रवाई है वो जब बढ़ता है तो माओवादी जो है इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाकर इलाके में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं नक्सली। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। रायगढ़ में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में CSEB यानी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 4 कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें से 2 जेई, 1 लाइनमैन और 1 ड्राइवर शामिल है। हादसा खरसिया थाना क्षेत्र में देवरी गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने CSEB की कार को टक्कर मार दी। हादसा बीती रात करीब 12 बजे हुआ। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता युगल तिवारी जुड़ चुके हैं। युगल, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 4 कर्मचारी इसमें उनकी जान गई है, इसको लेकर क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी कमरुद्दीन, देखिए दुखद हादसा था, भीषण हादसा था। इसमें 4 CSEB के कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसमें 2 जेई हैं, 1 ड्राइवर है और 1 लाइनमैन है। दरअसल ये हाथी प्रभावित क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे थे, क्योंकि लाइन हुकिंग करके अवैध कनेक्शन लेकर के किसान खेत में पंप चलाते हैं। इस दौरान कई हाथियों की लगातार मौत हुई थी। उसकी शिकायत के बाद इसकी जांच पर ये गए हुए थे। जब देर रात लौट रहे थे, इस दौरान खरसिया के पास हादसा हुआ और भीषण हादसे में 4 कर्मचारी की मौत हो गई। हादसे के बाद जो ट्रक के चालक था वो फरार हो गया था, लेकिन अभी खरसिया पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि जो आरोपी ड्राइवर है वो पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका युगल। और मध्य प्रदेश के कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर NSUI का प्रदर्शन चल रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ यह प्रदर्शन है। जिलाध्यक्ष ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया है। अस्पताल में गरीबों को मुफ्त में सिटी स्कैन सुविधा की मांग कर रहे थे। काफी दिनों से स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन से मांग कर रहे थे। मांग पूरी ना होने पर प्रदर्शन के दौरान ही आत्मदाह की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपा हुआ है। जिलाध्यक्ष ने आत्मदाह की कोशिश की है। कटनी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने।